नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इशू हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला, इंडिया यूएस पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टबल बर्निंग के इशू को देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर से कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से और बिल्कुल बेसिक्स के साथ ये आर्टिकल आया है तो डिस्कस कर लेंगे। इस आर्टिकल से भी कुछ पॉइंट्स तो निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। कंपाइलेशन में एक्चुअली में टाइम लग रहा था क्योंकि ये जो आर्टिकल है सीधा सीधा नहीं है। क्या यूएस की जो पावर है वो कम हो रही है, क्या यूएस का स्टेटस एज ए सुपर पावर कम हो रहा है, तो ये इंटरव्यू की शेप में है। ये पूरा आर्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अगर टाइम लगा तो फिर कल की डिस्कशन में शामिल करेंगे। और कल जो हमारे 2 आर्टिकल बच गए थे वो हमने कल शाम को डिस्कस कर लिए थे। शायद आप में से बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंची नहीं, तो लास्ट में वो भी हम ऐड कर देंगे। वैसे वीडियो पब्लिश हो गई है लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंची नहीं है, तो इस वीडियो में कल के 2 आर्टिकल्स भी ऐड हो जाएंगे। आप कल के बचे हुए आर्टिकल्स इसी वीडियो में सुन सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएसए रिलेशंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राकेश सूद के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इस आर्टिकल में इंडिया यूएस रिलेशंस की बड़ी पिक्चर को ब्रीफली डिस्कस किया गया है। मतलब पास्ट में इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे थे और अभी इंडिया यूएस रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अहम था। क्यों? क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से आपको पता है ज़्यादातर जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हैं वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज हो रही हैं। इन फिजिकल विभिन्न देशों के मिनिस्टर्स या फिर डिप्लोमेट काफ़ी कम मुलाकात कर रहे हैं। और इवन यूएसए में तो आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, यानी अगले महीने। तो ऐसी सिचुएशन में यूएसए से 2 मिनिस्टर्स का इंडिया में आना 2+2 डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इससे पता लगता है कि यूएसए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया के साथ पार्टनरशिप को मेंटेन करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखो पाकिस्तान यूएसए का एलाय बन गया था साउथ एशिया में। सीटो, सेंटो, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये यूएसए के द्वारा सपोर्टेड थी और पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट था। वैसे भी देखो इंडिया तो नैम का पार्ट था। नैम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, और नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर कंट्रीज थे उनका ये स्टैंड था, हम ना तो यूएसए के ग्रुप में शामिल होंगे और ना ही यूएसएसआर के। इसके बाद जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ तो नेहरू ने यूएसए से मदद मांगी थी। यूएसए से मदद पहुंच पाती इससे पहले ही चाइना ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दिया था। तो वैसे यूएसए ने मना नहीं किया था कि हम इंडिया को मदद नहीं देंगे, लेकिन यूएसए की मदद पहुंचती उससे पहले ही युद्ध खत्म हो चुका था इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद 1966 में क्या हुआ? यूएसए इंडिया पर दबाव डाल रहा था कि वियतनाम वार के इशू पर आप हमारा साथ दीजिए, बट इंडिया ने यूएसए को क्रिटिसाइज किया वियतनाम में इंटरवेंशन करने के लिए, वियतनाम वार के लिए। तो इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए यूएसए का जो PL 480 प्रोग्राम था, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत यूएसए इंडिया को ग्रेन के शिपमेंट्स यानी शिप्स भेज रहा था। यूएसए ने इंडिया पर और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए इन शिपमेंट्स में जानबूझ के डिले किया, तो इंडिया को ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ा और बाद में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। इस युद्ध में यूएसए ने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की थी। यूएसए का एक वेसल भी आ पहुंचा था बंगाल की खाड़ी के पास, लेकिन इससे पहले इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। तो अगर यूएसए पाकिस्तान की मदद करता
तो यूएसएसआर हमारी मदद करने के लिए आगे आता। इवन यूएसएसआर ने भी अपने शिप्स भेज दिए थे उस सूरत में कि अगर यूएसए पाकिस्तान की मदद करेगा, यूएसए अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो यूएसएसआर इंडिया की मदद करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के चलते फिर फाइनली यूएसए ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी, बट पाकिस्तान यूएसए का अलाय कंट्री था उस समय। उसके बाद 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो यूएसए ने इंडिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए। इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी गठन हुआ ताकि इंडिया जैसे देश जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है वो न्यूक्लियर फ्यूल को हासिल ना कर पाए। उसके बाद जब इंडिया में इमरजेंसी लगी तब भी यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए इंडिया के ऊपर। 1980s में पाकिस्तान और यूएसए के बीच टाइज और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए क्योंकि अफगानिस्तान में यूएसएसआर का इंटरवेंशन हुआ था और यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में रिबेलियन को सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर। लेकिन देखो इसके बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में चेंज आना स्टार्ट होता है। मतलब कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब कोल्ड वार खत्म हो जाता है उसके बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट होता है। जब 1991 के आसपास गल्फ वार हुआ था तो उस समय इंडिया ने इस वार में लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड की थी यूएसए को कि आपके जो प्लेन हैं वो इंडिया की धरती से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। 1990 के बाद आपको पता है हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर गई थी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो यूएसए को लगा कि इंडिया के फॉर्म में हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है अगर इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर देखो कुछ बातें बताई जाती हैं कि 1991 में किक लाइटर, लेफ्टिनेंट जनरल किक लाइटर, ये आर्मी कमांडर थे यूएस पैसिफिक कमांड में। इन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया और यूएसए की तीनों सर्विसेज के बीच कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद 1995 में जो पैक्ट साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच, उस पैक्ट के अनुसार डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की बातचीत स्टार्ट हुई और एक टेक्नोलॉजी ग्रुप का भी गठन किया गया दोनों देशों के बीच। रिलेशंस देखो ठीक होने स्टार्ट हुए ही थे, लेकिन 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद यूएसए एकदम से चिढ़ गया। यूएसए ने दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन देखो इंडिया ने भी अपना स्टैंड प्रस्तुत किया। इंडिया ने यूएसए को समझाने की कोशिश की, देखो हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें चाइना से खतरा है। उस समय चाइना भी काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा था, तो यूएसए को लगता था कहीं ना कहीं इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो ठीक हैं, क्योंकि इंडिया ने यह भी कहा था बेशक हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लिया है बट हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो सारी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करेंगे, फर्दर कोई टेस्ट नहीं करेंगे और हमारी जो पॉलिसी है वो भी नो फर्स्ट यूज़ की है। तो यूएसए को लगा कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। 1998 से लेकर 2000 के बीच इन 2 सालों में हमारे उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे लेट जसवंत सिंह, जिनकी कुछ ही दिनों पहले डेथ हुई है। इनके बीच और यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब यूएसए के वाइस फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हो, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रोब टेलबोट, इनके बीच 18 राउंड्स की बातचीत हुई थी 1998 से लेकर 2000 के बीच। इस बातचीत के बाद धीरे धीरे यूएसए ने इंडिया के ऊपर से सैंक्शंस को हटाना स्टार्ट कर दिया और फाइनली 2005 में एक 10 साल का फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशनशिप साइन हुआ और उसके बाद 2013 में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ, जिसको 2015 में रिन्यू कर दिया गया और 10 सालों के लिए। 2015 में जब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस की बात कही गई है, जैसे दोनों देशों के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, जॉइंट ट्रेनिंग फॉर मल्टीनेशनल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉन प्रोलिफरेशन से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सबको शेयर किया जाएगा। रिलेशंस देखो इंडिया और यूएसए के बीच और ज़्यादा मजबूत हुए 2008 की
इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद 2008 में इंडिया और यूएसए के बीच जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, इसकी देखो सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस कैसे है, जैसे देखो हमने डिस्कस किया कि 1998 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद और 1974 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अब देखो 2008 में वही यूएसए इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए राजी हो जाता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। तो आप बताइए कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी 2008 की इस न्यूक्लियर डील की। उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की जाती है। इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड है वो भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000 में बायलैटरल ट्रेड था सिर्फ $20 बिलियन। 2018 में बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएसए के बीच बढ़ के हो गया है $140 बिलियन। यूएसए में इंडियन डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 40 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं यूएसए में, जो अब यूएसए की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2005 तक यूएसए से इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट $400 मिलियन का था, जो कि 2020 आते आते $18 बिलियन तक बढ़ चुका है। देखो जब 1991 में लेफ्टिनेंट जनरल किक लाइटर ने प्रपोजल्स दिए थे तो इंडिया और यूएसए के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। तो यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने को लेकर एक सहमति नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री तो उस समय न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और उसके 2 साल बाद बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए। देखो कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट ये 22 साल बाद थी। इससे पहले 1978 में यूएसए के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भारत की यात्रा पर आए थे। तो बिल क्लिंटन की भारत यात्रा स्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज के बीच डिफरेंसेस को कम कर पाई और इंडिया और यूएसए जिनके बारे में कहा जाता है ये नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए ये नेचुरल एलाइज हैं। तो ये नेचुरल एलाइज एक साथ सामने आए 2000 में। उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ रिलेशंस को और इम्प्रूव कर पाए। 2008 में न्यूक्लियर डील साइन हुई और न्यूक्लियर डील के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया गया, खास करके लेफ्ट पार्टीज के द्वारा। लेफ्ट पार्टीज यूपीए से बाहर भी आ गई इस इशू पर। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने एज सच ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि कोई विरोध करे कि आप यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव मत कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के कार्यकाल में जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन रीजन का समर्थन किया 2015 में। और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग को अपलिफ्ट किया गया 2+2 डायलॉग में। इसके बाद इंडिया और यूएसए रिलेशंस में स्पेसिफिकली डिफेंस की डायमेंशन को डिस्कस किया जाता है। देखो इंडिया ने यूएसए के साथ अभी सभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है। अभी 2+2 मैकेनिज्म का जो तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें बैका एग्रीमेंट को साइन किया गया। बैका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूएसए और इंडिया आपस में जियो स्पेशियल डेटा शेयर करेंगे। ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन होना बाकी था। इससे पहले 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया था। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो इंडिया ने यूएसए के साथ एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगी इंडिया की यूएसए के साथ। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता गया। 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि दोनों देश आपस में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को एक्सचेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करना लॉजिस्टिक पर्पजेज के लिए। इसके बाद 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार यूएसए हमें सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा ताकि दोनों देशों की फोर्सेस मिल के काम कर सके, मिल के ऑपरेशन चला सकें। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा देशों ने ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन किए हुए हैं। वैसे देखो लॉजिस्टिक्स एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन से संबंधित एग्रीमेंट
हमने फ्रांस के साथ भी साइन किया है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो कुछ देश यूएसए के अलाइ कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूएसए के अलाइ कंट्रीज हैं। इनकी सुरक्षा करना यूएसए की जिम्मेदारी भी है। और कुछ देश यूएसए के दुश्मन देशों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब। इंडिया एक ऐसा देश है, ना तो यूएसए के अलाइ कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, ना ही दुश्मन की कैटेगरी में आता है। तो इंडिया और यूएसए दोनों इक्वल पार्टनर के तौर पर काम करना सीख रहे हैं। क्योंकि देखो, जो यूएसए के अलाइ कंट्रीज होते हैं वो यूएसए का जूनियर पार्टनर बन के काम करते हैं, बट इंडिया यूएसए का जूनियर पार्टनर बन के काम नहीं करना चाहता। इंडिया यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो दोनों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है, दोनों सीख रहे हैं। यूएसए ने इंडिया को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर की कैटेगरी में डाला। ये इंडिया के लिए यूएसए के द्वारा दी गई एक यूनिक पोजीशन है। इसके अलावा 2018 में यूएसए के द्वारा इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की कैटेगरी 1 में डाला गया, ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज यूएसए के द्वारा इंडिया को एक्सपोर्ट की जा सकें। इन एग्रीमेंट्स की सहायता से इंडिया एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम में जो ग्रुप्स आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, वासिनार अरेंजमेंट, इनको ज्वाइन कर पाया। एनएसजी को अभी तक इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि चाइना हर बार ब्लॉकेड लगा देता है इंडिया के सामने एनएसजी की मेंबरशिप पाने के लिए। ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम के ग्रुप्स हैं, इनका मकसद ये है, ये इंश्योर करना कि जो देश इन ग्रुप्स के मेंबर नहीं हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना हासिल कर पाएं, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्लोरिफरेशन को रोकना। ये मकसद है इन 4 ग्रुप्स का। 4 में से 3 ग्रुप्स का इंडिया मेंबर बन चुका है, एनएसजी का मेंबर अभी तक नहीं बन सका है चाइना की वजह से। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो हर एक रिलेशनशिप में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों होते हैं। अभी इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा पुश फैक्टर भी और सबसे बड़ा पुल फैक्टर भी है चाइना फैक्टर। चाइना एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए काफ़ी करीब आए हैं। क्वाड जो 2007 में इस्टाब्लिश तो हो गया था, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में था। जैसे जैसे चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, क्वाड भी और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 5 आइज की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को भी इनवाइट किया गया। 5 आइज को सेटअप किया गया था 1941 में। ये 5 देशों का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। ये ग्रुप, इस ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो इस ग्रुप की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को भी बुलाया गया और ये पहली बार था। तो ये हमने बात की इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। स्टबल का मतलब क्या होता है, देखो शुरुआत से डिस्कस करते हैं। 1980 से पहले क्या हुआ करता था, फसल की जब कटाई हुआ करती थी तो वो मैनुअली हुआ करती थी, मशीनों की सहायता से नहीं हुआ करती थी। तो फसल की कटाई के बाद छोटे छोटे ये पौधे जो बच जाते थे, मान लीजिए फसल को यहाँ से काट दिया गया और लास्ट में ये छोटा सा छोटा टुकड़ा बच गया पौधे का, तो किसान पौधे के इन टुकड़ों को जोत देते थे, सोइल के अंदर ही ये टुकड़े मिल जाया करते थे। लेकिन 1980s के बाद क्या हुआ, कंबाइंड हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाने लगा। हार्वेस्टिंग के लिए मतलब सिंपल भाषा में बोलें, फसलों को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। अब देखो मशीनों का इस्तेमाल जब होगा फसलों को काटने के लिए तो ये टुकड़ा बच जाएगा फसल का। मान लीजिए ये फसल के पौधे हैं और मशीन ने यहाँ से काट लिया, नीचे वाला पार्ट बच गया। अब इस नीचे वाले पार्ट को आप जोतोगे यानी सोइल के अंदर मिलाओगे तो आपको समय चाहिए। पहले तो किसान मैनुअली ही फसलों को काटा करते थे, तो जैसे जैसे वो फसल को काटते मैनुअली वो जोत भी देते, बचे हुए पार्ट को मिट्टी में ही मिला देते। इससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वो भी बढ़ जाया करती थी। बट अब सारी जो हार्वेस्टिंग हो रही है वो मशीनों से हो रही है, तो ये बचे हुए प्लांट के रेजिड्यू को काटने के लिए किसानों के पास वक्त नहीं है। और एक रीज़न जैसा आपको पता है,
राइस और वीट के बीज की खेती का जो टाइम होता है वो कम होता है। जैसे ही मान लीजिए आपने पैडी की हार्वेस्टिंग की, उसके तुरंत बाद 10, 15, 20, 25 दिनों के अंदर आपको वीट उगाना है, तो टाइम कम है। किसानों को आसान सॉल्यूशन ये लगता है, ये जो बचा हुआ पार्ट है पौधों का, इनको आग लगा दी जाए। लेकिन देखो इसके काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। आपको याद होगा ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। नुकसान देखो, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है, हेल्थ संबंधित काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ किसानों को बल्कि आसपास के रहने वाले एरिया के लोगों को भी। इवन ग्राउंड के नीचे जो वाटर है वो भी कंटामिनेट होने की संभावना रहती है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो ये स्टबल को जलाने से यानी प्लांट रेजिड्यूज को जलाने से हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पिछले कुछ सालों में इन स्टबल बर्निंग की वजह से खास करके नॉर्थ इंडिया में, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में सर्दियों में एक स्मोक का ब्लैंकेट बन जाता है, मतलब धुएं का एक बादल बन जाता है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में न्यू दिल्ली और आसपास के एरियाज में पोल्यूशन का लेवल WHO के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेफ एयर के, उससे 20 गुना ज़्यादा खराब थी एयर। समझ गए? मान लीजिए WHO बोलता है कि पोल्यूटेंट्स की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट हो सकती है, इससे ज़्यादा सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो न्यू दिल्ली और आसपास के एरियाज में पोल्यूटेंट्स की मात्रा 1 यूनिट तो छोड़िए 20 यूनिट के आसपास थी। और अब तो देखो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की सिचुएशन में ये स्मोक का ब्लैंकेट अगर बन के आता है दिल्ली और आसपास के एरियाज में, तो इससे तो वो लोग जो कोविड-19 से पीड़ित हैं उनको रिकवरी में लंबा समय लग जाएगा और उनके लिए रिकवरी मुश्किल भी होगी। अब क्वेश्चन उठता है, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? देखो 2013 में पंजाब गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग पर बैन लगा दिया। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टबल बर्निंग पर बैन लगा दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। विभिन्न सरकारों को आदेश दिया गया एनजीटी के द्वारा कि आप फार्मर्स की मदद कीजिए ताकि फार्मर्स हैप्पी सीडर और रोटावेटर जैसी मशीनों को एक्वायर कर सकें स्टबल बर्निंग के इशू को एड्रेस करने के लिए। स्टबल बर्निंग देखो अभी एक ऑफेंस है, यानी अपराध है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 188 के तहत और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत। हाल ही में आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में एक 1 मैन कमेटी का गठन किया ताकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में स्टबल बर्निंग की एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन देखो यूनियन गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई और यूनियन गवर्नमेंट ने अब एक परमानेंट कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया है एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए, और इस कमीशन ने जस्टिस मदन बी लोकुर कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो स्टबल रिमूवल के क्षेत्र में इनोवेशन लाने की आवश्यकता है। अभी तक सरकार किस बात पे फोकस करती है? सरकार फोकस करती है, चूंकि ये हैप्पी सीडर मशीन्स महंगी आती हैं, सरकार का फोकस कस्टम हायरिंग सेंटर पर ज़्यादा है कि किसान को अपनी फसल काटनी है तो इस प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर से किसान इन मशीनों को, हैप्पी सीडर मशीनों को किराए पर ले सकें। इसके अलावा रोटावेटर, पैडी स्ट्रा चॉपर, इनको भी सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाता है, लेकिन रेंट पर, क्योंकि ये मशीनें महंगी आती हैं, बट ये मशीनें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार हैप्पी सीडर और सुपर एसएमएस मशीन्स से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 से लेकर 15% के बीच इंक्रीज हो सकती है और लेबर की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, सोइल्स ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं। इस साल यूनियन गवर्नमेंट एक इनोवेटिव मेथड टेस्ट कर रही है, पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर में देखो 4 टेबलेट्स हैं मेनली। इन 4 टेबलेट्स को तैयार किया गया है फंगस स्ट्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करके। होगा क्या इन टेबलेट से? देखो ये जो टेबलेट्स हैं यानी पूसा डिकम्पोजर, ये पैडी स्ट्रास को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो किसान के पास ऑप्शन होगा, वो पैडी स्ट्रा को यानी स्टबल को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, अदरवाइज एक स्प्रे की सहायता से उस स्प्रे में ये 4 टेबलेट्स होंगी
और उसका अगर छिड़काव किया जाएगा प्लांट रेजिड्यूज पर, तो वो प्लांट रेजिड्यूज जो है यानी स्टबल जो है वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और घुल जाएगा सोइल में ही, सोइल में मिल जाएगा। इससे सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस इनोवेटिव मेथड को टेस्ट किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। पूसा डिकम्पोजर जिसमें 4 टेबलेट्स होंगी और उन टेबलेट्स की सहायता से स्प्रे तैयार किया जाएगा। वो स्प्रे छिड़का जाएगा स्टबल पर और उस स्प्रे की सहायता से स्टबल जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा और सोइल में मिल जाएगा। राइटर कहते हैं ये जो मेथड्स हैं अगर सक्सेसफुल होते हैं तो एक नई रेवोल्यूशन ला सकते हैं फार्मिंग में। इससे ना सिर्फ एयर पोल्यूशन कम होगा बल्कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। पहला हमारा जो आर्टिकल है वो डीप फेक से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे डीप फेक से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम मतलब जानते हैं डीप फेक का। डीप फेक का मतलब क्या है? देखो, बचपन में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग क्या किया करते थे, किसी पर्सन की जो इमेज हुआ करती थी उसमें से फेस को हटा के किसी दूसरे पर्सन का फेस लगा देना फोटोशॉप की सहायता से। ये एक्टिविटी कुछ लोग किया करते थे, आपने बचपन में नोटिस किया होगा। बट देखो, आप पहचान लेते थे कि ये जो इमेज है वो फोटोशॉप्ड है, क्योंकि उस समय इतने बेहतर ढंग से इस एक्टिविटी को कर पाना मुश्किल होता था। मतलब आसानी से पता लग जाता था कि इमेज को मैनिपुलेट किया गया है, इमेज में कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। बट आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अगर इस एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है तो फिर ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा परफेक्टनेस के साथ इस एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सकता है। आज के समय में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो है, मान लीजिए बैरक ओबामा की वीडियो है स्पीच देते हुए, तो बैरक ओबामा की जो वीडियो है स्पीच देते हुए उसमें से बैरक ओबामा का फेस हटा देंगे, पुतिन का फेस लगा देंगे और बिल्कुल आप पहचान भी नहीं सकोगे कि ये जो स्पीच दी जा रही है वो पुतिन के द्वारा दी जा रही है या फिर ओबामा के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि इवन वॉइस मॉड्यूलेशन भी संभव है। वॉइस को भी इस प्रकार से मॉड्यूलेट किया जाता है कि बिल्कुल मुश्किल से पता लग पाता है। ये चीज है डीप फेक। अगर कोई पूछे डीप फेक क्या है, आप कह सकते हो फैब्रिकेटेड मीडिया बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मीडिया में मैनिपुलेशन या फिर मीडिया में फैब्रिकेशन, मीडिया मतलब इमेज या फिर वीडियो, मीडिया में फैब्रिकेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो कि ओरिजिनल फेस ये था वीडियो में या फिर इमेज में, लेकिन नया फेस ये है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ये स्क्रीन पर आपके सामने है कि पुराने फेस को हटा के नया फेस लगा दिया गया। इसके बाद राइटर कहते हैं जैसे देखो बाकी टेक्नोलॉजीज के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, उसी प्रकार से डीप फेक के भी अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फ़ायदों की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है डीप फेक टेक्नोलॉजी से। सबसे पहला कंसर्न है महिलाओं को टारगेट करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो पोर्न मूवीज़ होती हैं, पोर्न मूवीज़ में पोर्न स्टार का फेस हटा के जो फेमस एक्ट्रेस होती हैं उनका फेस लगा दिया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी बार किसी महिला की छवि को धूमिल करने के लिए गलत इमेज में उस महिला के फेस को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। इससे महिला की जो इमेज है वो खराब हो जाती है। तो ये सबसे पहला कंसर्न है कि वुमेन को टारगेट करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कंसर्न भी इसी से मिलता जुलता है, रूनिंग पब्लिक इमेज। ये तो मतलब जनरल पॉइंट है। कोई भी देखो पब्लिक लीडर है या फिर बिजनेसमैन है, उनकी फैब्रिकेटेड वीडियो या फिर फैब्रिकेटेड इमेज बनाई जा सकती है और इसके नाम पे पैसों को भी एक्सटोर्ट किया जा सकता है, ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें पैसे दीजिए अदरवाइज ये जो वीडियो या फिर इमेज है हम पब्लिक में रिलीज कर देंगे। तो ये गलत है। देखो वैसे तो जांच होने पर पता लग जाएगा कि वीडियो जो है वो मैनिपुलेटेड है, लेकिन इसमें समय लग जाता है ना। इतने में तो आपको पता है मीडिया पूरा एक कैंपेन चला देता है और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पूरी वायरल हो जाती है। बेशक
जिसकी वीडियो है वो सफाई दे कि ये वीडियो जो है वो झूठ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और एक चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी, सोसाइटी जो है वो नेगेटिव चीज़ों पर जल्दी विश्वास कर लेती है। नेक्स्ट कंसर्न डीप फेक से है। डीप फेक का सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी जाति का कोई लीडर है, अब उस जाति के लीडर की इमेज को लगा दिया किसी वीडियो में, और उस वीडियो में किसी दूसरी कास्ट के अगेंस्ट कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब होगा क्या इससे कि उस कास्ट का लीडर ने वो वर्ड्स बोले ही नहीं जो वीडियो में सुनाई दे रहे हैं, बट लग ऐसा रहा है कि कास्ट के उसी लीडर ने इन वर्ड्स को बोला है दूसरी कास्ट के खिलाफ, तो दूसरी कास्ट वाले इससे भड़क जाएंगे और दोनों कास्ट के बीच में तनाव पैदा हो सकता है, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देखो, डीप फेक का इस्तेमाल इवन टेररिस्ट के द्वारा भी किया जाता है, एक धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए और अपने फॉलोअर्स का माइंड वॉश करने के लिए कि देखो हमारे धर्म के लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, तुम भी हथियार उठा लो। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है अंडरमाइन ट्रस्ट। देखो, इस डीप फेक की वजह से ना इवन जो सही चीज़ें होती हैं ना, मान लीजिए सही कोई वीडियो आई पब्लिक में, उस पर भी लोगों का विश्वास नहीं होता, लोगों को लगता है झूठ है, अरे सारा दिन झूठ ही चलता रहता है, ये भी झूठ है। तो मतलब सच पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोगों को लगने लगता है कि आजकल सारी तो इमेजेस झूठी आती हैं, सारी तो वीडियोस झूठी आती हैं, तो ये वीडियो भी शायद झूठी ही होगी। नेक्स्ट कंसर्न पॉलिटिकल इमेज। जैसा हमने डिस्कस किया कि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज को धूमिल करने के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जाता है। इस डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे देशों में देखा गया है कि कुछ लीडर्स अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, लोगों को डर दिखा के ऑथोरिटेरियन रेजिम बन जाता है। अब लास्ट में बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है, डीप फेक से कैसे निजात पाई जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। मेनली देखो 3 स्टेप्स पर राइटर फोकस करते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पॉलिसीज। जिन प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक शेयर होता है, फॉर एग्जांपल ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, इनको कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि डीप फेक पर लगाम लगाई जा सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि आसानी से पता लग जाए कि इमेज में कोई फैब्रिकेशन या फिर मैनिपुलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मीडिया लिटरेसी। आज के समय में आपने देखा होगा कि कुछ जर्नलिस्ट या फिर कुछ मीडिया चैनल्स जल्द से जल्द इमेजेस को शेयर कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, बट वेरीफाई भी नहीं करते कि ये जो इमेज है वो सही है या फिर नहीं है। अगर मीडिया लिटरेट होगी तो जो ये डीप फेक का फेनोमेनन है इस पर लगाम लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डीप फेक के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल डिसलेक्सिया के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं एक केस स्टडी की। मुमताज़ एक 9 साल की लड़की है। मुमताज़ को स्टोरी सुनना तो पसंद है लेकिन पढ़ना पसंद नहीं है। इवन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ना मुमताज़ को अच्छा नहीं लगता है, इरिटेटिंग लगता है। वर्ड्स के सीक्वेंस में मुमताज़ गलती कर देती है, जैसे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल कहना, स्ट्रेटजी को स्ट्रेचेडी कहना। देखो, ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी। तारे ज़मीन पर मूवी में ईशान को बेसिक कैलकुलेशन करने में, बेसिक वर्ड्स पढ़ने में, बेसिक वर्ड्स लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसी ही स्टोरी है मुमताज़ की। तो मुमताज़ जब स्कूल में गई तो सबसे पहले मुमताज़ की मदर ने ये नोटिस किया कि मुमताज़ बेसिक वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रही है, लिख पा रही है, बेसिक अर्थमेटिक में भी गलती कर रही है, वोकैब भी मुमताज़ की काफ़ी कम है। मुमताज़ के फादर ने कहा कि छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन 6 मंथ्स के डिनाइल के बाद आखिर में मुमताज़ के जो माँ बाप थे वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास पहुँचे और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने फाइनली ये वर्डिक्ट डिक्लेयर किया मुमताज़ की समझने की शक्ति को एसेस करने के बाद, यानी मुमताज़ की कोग्निटिव स्किल्स को एसेस करने के बाद, कि मुमताज़ जो है वो डिसलेक्सिया का शिकार है। ये देखो एक प्रकार का स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पढ़ना और लिखना मुश्किल होता है।
इसके अलावा काफ़ी बार मैथ में भी डिफ़िकल्टी पाई जाती है बच्चों में अगर बच्चे डिसलेक्सिया का शिकार होते हैं। रीडिंग के लिए देखो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सिंबल्स को साउंड्स में कन्वर्ट करना या फिर डिकोड करना। इसके अलावा वर्ड्स के मीनिंग को समझना। वो बच्चे जो डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं, दोनों में से कोई एक कमी उनमें होती है, या फिर हो सकता है कि दोनों चीज़ों में ही बच्चे लैग कर रहे हों जो डिसलेक्सिया का शिकार होते हैं। जैसे देखो तारे ज़मीन पर मूवी में आपने देखा होगा कि ईशान अवस्थी जब मदर या फिर टीचर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस देता है एक साथ कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर वो बच्चा जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एकोमोडेट नहीं कर पाता, क्योंकि मेमोरी जो होती है ऐसे बच्चों की बहुत कम होती है। वर्किंग मेमोरी, जैसे कंप्यूटर का रैम होता है वर्किंग मेमोरी, उसी प्रकार से डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों की वर्किंग जो मेमोरी होती है काफ़ी कम होती है। इसलिए मान लीजिए कोई स्टोरी चल रही है, बच्चा स्टोरी पढ़ रहा है, तो स्टोरी में सीक्वेंस आ रहे हैं कि पहले ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ, तीसरी बार ये हुआ, बच्चा याद ही नहीं रख पाता है कि पहले क्या हुआ था। इसलिए स्टोरी पढ़ना इरिटेटिंग लगता है। बट लगता ऐसे है कि जैसे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। बच्चा ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे चाहकर भी नहीं कई बार वर्ड्स को अच्छे से पढ़ पाते या फिर लिख पाते। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो डिसलेक्सिया जो है ये काफ़ी डाइवर्स कंडीशन है। जो डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे होते हैं, कईयों में एक कमी मिलती है, दूसरे बच्चों में कुछ दूसरी कमी मिलती है। मतलब डिसलेक्सिया के शिकार हर एक बच्चों में सेम प्रकार का डेफिसिट नहीं देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं अलग अलग बच्चों में। बट इसके बाद राइटर ये कहते हैं देखो ये बुक्स पढ़ना ये तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। पहले तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वर्बली सारा कम्युनिकेशन होता था। तो मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा अगर डिसलेक्सिया का शिकार है तो मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब किताबों की सहायता से एजुकेशन देना तो बहुत कुछ ही साल पहले स्टार्ट किया है, 100-200 साल पहले आप मान लीजिए। उससे पहले तो एजुकेशन वर्बली ही दी जाती थी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की है अपनी लाइफ में। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, ये भी बचपन में डिसलेक्सिया का शिकार थे। लेकिन देखो इशू ये है, अगर स्कूल में जो ट्रामा फेस किया जाता है ऐसे बच्चों के द्वारा, उसको अगर वो सहन कर पाते हैं ना, तभी वो आगे जाके कुछ अचीव कर पाते हैं। बट इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि हमारी सोसाइटी ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज करे। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे देखो मुमताज़ का ही एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसके बारे में हमने इस आर्टिकल के शुरुआत में डिस्कस किया था, 9 साल की बच्ची। तो फाइनली मुमताज़ के पेरेंट्स ने मुमताज़ के लिए रिमीडियल प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स मुमताज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, मुमताज़ को सिखाने के लिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में। फोनोलॉजिकल मतलब स्पीच साउंड्स, मैथ स्किल्स या फिर वर्ड्स में सीक्वेंस संबंधित स्किल्स मुमताज़ की मजबूत करने के लिए। इवन स्कूल में भी मुमताज़ को ज़्यादा समय देना स्टार्ट किया गया। टेस्ट के दौरान मुमताज़ की हेल्प की जाने लगी क्वेश्चंस को समझने में। धीरे धीरे मुमताज़ को चीज़ें समझ में आने लगी। देखो जैसा मुमताज़ के साथ हुआ, मुमताज़ पर जब स्पेशल ध्यान दिया गया तो मुमताज़ को चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई। उसी प्रकार से अगर बाकी बच्चों के डिसलेक्सिया को भी शुरुआत से ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और उन बच्चों पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, तो फिर उन बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद की जा सकती है। अगर देखो शुरुआत में ही ऐसा रवैया रहे जैसे तारे ज़मीन पर ईशान के फादर का था कि वो कोशिश ही नहीं करना चाहता, वो सीखना नहीं चाहता, वो आलसी है, तो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इवन इस आर्टिकल में भी कहा जाता है कि मुमताज़ के पेरेंट्स ने ये डिस्कवर किया कि मुमताज़ के पास एक स्पेशल टैलेंट है म्यूजिक का और स्पोर्ट्स का। तो मुमताज़ के पेरेंट्स अब चाहते हैं कि मुमताज़ का ये जो टैलेंट है इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि मुमताज़ आगे जाके इन एरियाज़ में अपना करियर भी बना सके। लास्ट में कहा जाता है, इवन देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये कहा गया है कि कोग्निटिव असेसमेंट जो है बच्चों की,
जूनियर स्कूल में वो अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब जूनियर स्कूल में पहले से ही ये टेस्ट होना चाहिए कि बच्चों की समझने की क्षमता कितनी है, ताकि उसी के हिसाब से वो बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उन पर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। इवन टीचर्स को भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ एक्शंस भी बताए गए हैं जिनको लेने की आवश्यकता है, जैसे स्टूडेंट्स को उनकी ही स्पीड से काम करने दिया जाए, ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो इन बच्चों के द्वारा कवर किया जा सके। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है ना, उनके लिए अलग से करिकुलम को डेवलप किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी ही स्पीड से सीख सकें। अगर देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो फिर जो ये बात है कि हमें एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है सबके लिए, इस टारगेट को हम अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया डिसलेक्सिया से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यंग पीपल विद द एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। क्वेश्चन का मतलब ये है, जो जवान लोग हैं जिनका कंडक्ट एथिकल है वो एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए सामने नहीं आ रही हैं, आप कुछ स्टेप्स बताइए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। देखो दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। एक तो पहला आपने ये बताना है कि जवान जो लोग हैं वो क्यों नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए सामने आ रहे हैं, और उसके बाद आप स्टेप्स बताओगे कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन में नॉर्मल सी बातें लिख सकते हो, जैसे किसी भी देश का जो यूथ होता है वो नेशनल प्रोग्रेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका बाकी क्षेत्रों की तरह पॉलिटिक्स के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके वो देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आज के युग में जो युवा लोग हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब रीजंस आप बता सकते हो कि पॉलिटिक्स का डर्टी होना, जैसे काफ़ी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलती है, बदला लेने का चलन है कि एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से बदला लेते हैं, झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं। ऐसी रणनीति अपनाई जाती है जो कि आमतौर पर इंसान नॉर्मल लाइफ में नहीं अपनाएगा। तो पॉलिटिक्स के नेचर की वजह से यूथ जो हैं वो कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे हमें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, हमारा भी हरासमेंट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत बार यूथ तैयार नहीं होते। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको भी पता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का होना जरूरी है। इवन इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। इलेक्शन का नेचर ही आज इस प्रकार से हो गया है कि आपके पास पैसा है तभी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, अदरवाइज तो आप प्रचार ही नहीं कर सकते। होर्डिंग्स लगवाना, नॉर्मल सा मतलब कैंपेन चलाना, कितना पैसा चाहिए इसके लिए? आपके पास फंडिंग नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, तो आप कैसे करोगे? और इसलिए मतलब वो यूथ जिनके पास पैसा नहीं है वो तो पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न, पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी का अभाव। देखो जिनका पॉलिटिक्स में कोई गॉड फादर होता है वो तो जल्दी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता वो बरसों वर्ष मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता और वो आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए भी यूथ को लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे। ये कुछ रीजंस हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ रीजंस ऐड कर सकते हो। मेन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है, आपको स्टेप्स बताने हैं कैसे यूथ को मोटिवेट किया जा सकता है आगे आने के लिए। तो इसमें देखो आप काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे यूथ पार्लियामेंट्स को कंडक्ट करवाना, रोल मॉडलिंग मतलब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में लोगों को बताना कि ये भी पॉलिटिक्स में थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इवन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूथ को अट्रैक्ट किया जा सकता है पॉलिटिक्स में। मतलब पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, ऐसी भावनाओं को अगर जागृत किया जाए यूथ में तो वो शायद पॉलिटिक्स में आगे आएँ और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी और पॉलिटिकल डिबेट्स को प्रमोट करके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को प्रमोट करके, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म करके, इवन
वोटर्स को भी जागरूक होना चाहिए, वो डिमांड करें कि हमारे एमपी एमएलएज पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका कंडक्ट एथिकल होना चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ताकि शुरुआत से ही यूथ का इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में जगे। अभी देखो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस जब होते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर करते हैं, वायलेंस होता है, पैसों का इस्तेमाल होता है, मसल्स का इस्तेमाल होता है। अगर यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में रिफॉर्म आएंगे तो शुरुआत से ही यूथ का जो इंटरेस्ट है वो जगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो सजेशंस के तौर पर। लास्ट में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि देखो यूथ जो हैं वो सोसाइटी को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और अगर यूथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब आपने वो बात सुनी होगी ना कि अगर पॉलिटिक्स डर्टी है और यूथ नहीं आएंगे तो बल्कि और डर्टी हो जाएगी। अच्छे लोगों को तो आना ही पड़ेगा ना उस गंदगी को साफ करने के लिए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो मतलब जो बुरे लोग हैं वो उस वैक्यूम को फील करेंगे और ज़्यादा नुकसान होगा देश का। तो ये बातें आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।